हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का झारखंड बोर्ड मॉडल पेपर 2024 साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम उत्तर सहित लेकर के आए हैं और ये मॉडल पेपर आपके ऑफिशियल है, प्रीवियस मॉडल पेपर है और यहां से आपके एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो दो गुण है उस चीज को लिखना है। कैसे लिखना है? लिखना है सीधी सी बच्चों, उत्तर में चुंबकीय रेखाओं के गुण। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट देना है और लिखना है ये रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। ठीक है, तो आप जो चित्र देख रहे हैं बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र का चित्र है। ठीक है, और इसमें देखिए जो उत्तरी ध्रुव से इसका जो रेखा है, वक्र रेखा है, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव से यानी नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है, साउथ में तक खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल से आपको लिखना है कि उत्तरी इसके जो वक्र रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और कहाँ तक जाती है, दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। ये पहला पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है, चलो अब दूसरा पॉइंट में आप लोग को समझना है क्या लिखा हुआ, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो ये देखो बच्चों, इसका जो रेखा गया है कहीं पे इस तरीके से प्रतिच्छेद हुआ है क्या, कभी प्रतिच्छेद किया है इस टाइप से, कहीं प्रतिच्छेद किया नहीं किया है। तो ये जो रेखा होता है बच्चों, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये दो पॉइंट हो गया। ठीक है, याद कैसे करना है, एक बार लिखना है ये रेखाएं बंद वक्र रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होता है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। ये रेखाएं एक दूसरे पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। दोनों पॉइंट हो गया याद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है, एक अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ आरेख खींचिए जो वस्तु वक्र को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। ठीक है, तो एकदम इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन बच्चों, यानी चित्र को बनाकर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग को चित्र को बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग को एक अवतल दर्पण का खींच लेना है। ठीक है, चित्र बना लेना है जिसमें से आप लोग को पीछे यहाँ पे कलर कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अवतल दर्पण के जो पीछे होता है बच्चों वो क्या होता है, पेंट किया हुआ होता है ना। हाँ, अब देखिए इसके बाद बीच में एक आप लोग को वक्रता केंद्र खींच देना है। ठीक है, वक्रता मुख्य अक्ष खींच देना है ना, वक्रता केंद्र सॉरी, ये मुख्य अक्ष खींच देना है जिसमें से बीच वाले को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है बच्चों इसको हम लोग सी कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच में जो होता है उसको हम लोग एफ कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे वक्रता केंद्र पर इस वस्तु को रखने बोल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वस्तु को रख देंगे। ठीक है, मान लो कि इस वस्तु का नाम ए और बी दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से समांतर आती हुई किरणें बच्चों ये कहाँ पे टकराएगी, ये अवतल दर्पण पे टकराएगी। और ये जो एफ दिख रहा है यहाँ से क्रॉस करते हुए ये नीचे की ओर आएगी ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से एक बच्चों एक और किरण खींचना है। ठीक है, ये जो जहाँ पे ए दिख रहा है यहाँ से आपको खींचना और फोकस दूरी से होते हुए आपको यहाँ पे टच करना है और यहाँ से आप लोग को इसका समांतर, जैसे कि ये जो है ना, ये इसका समांतर हम लोग को नीचे खींच देना है। जब नीचे खींच देंगे तो यहाँ पे जहाँ पे मिलेगा बच्चों, ठीक है, वहीं पे इसका चित्र बनेगा, वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं यहाँ पे मुख्य अक्ष खींचा गया है बच्चों, यहाँ पे ए बी जो रेखा ये वस्तु रखा गया है, इसका समांतर किरण आया हुआ है और ये एफ से क्रॉस करते हुए आया है। ठीक है, और यहाँ से एक रेखा खींचा गया है, फोकस दूरी से होते हुए आया है और यहाँ पे मिला दिया गया। जहाँ पे टच हुआ है बच्चों वहीं पे इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, प्रतिबिंब का एक बार हम दूसरे कलर से लिख देते हैं तो ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो अब इसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनी बच्चों, तो ये बना वास्तविक और उल्टा। ठीक है, कैसे बना वास्तविक और उल्टा, क्योंकि देखो ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी दर्पण का ये साइड अगर चित्र बनता है तो वास्तविक बनता है और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होता है। और दर्पण का जब ये साइड आपका चित्र बनता है तो वो हमेशा काल्पनिक होता है और काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आप लोग को एक और लिख देना है कि प्रतिबिंब का साइज, तो देखिए ये समान साइज का बन रहा है। ठीक है, जितना बड़ा था ऊपर उतना बड़ा नीचे बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का साइज क्या है, समान साइज का। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, तीसरा नंबर सवाल, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दे।
तो वह सिंपल सी बात है, कैसे लिखना है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं? वैसे धातुओं के ऑक्साइड जिनमें अम्ल और क्षार के दोनों गुण पाए जाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वैसा धातु ऑक्साइड जिसमें दोनों गुण होता है, यानी कि खट्टा का गुण भी और कड़वा का गुण, यानी कि अम्ल का गुण भी और क्षारक का गुण, दोनों गुण जो इसमें पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। दूसरा आप एक और उदाहरण दे देना है, उदाहरण देने बोल रहा है ना, तो जिंक ऑक्साइड भी आप एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दो धातु है बच्चों, ठीक है, ये दो धातु ऑक्साइड है जिसमें अम्ल और क्षारक दोनों गुण पाया जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, वैसे धातु ऑक्साइड जिनमें अम्ल और क्षारक के दोनों गुण पाए जाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। दो उदाहरण दे देना है, हो गया। ठीक है, इतना लिख देंगे बच्चों, तो इससे आप लोग को यहाँ से जो जितने मार्क्स क्वेश्चन है वो फुल मार्क्स यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। ठीक है, तो इसको आंसर कैसे करना है, यह रासायनिक तत्व की एक तालिका है जो परमाणु संख्या के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित है कि समान परमाणु संरचना वाले तत्व ऊर्ध्वाधर स्तंभ में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, ये आप 9th क्लास में भी देखे होंगे, बुक में 10th में भी देखे होंगे। ठीक है, बहुत जगह इसको देखे होंगे। तो ये एक ऐसा तालिका है बच्चों जिसमें 118 तत्व, ठीक है, यानी कि इसमें अभी कितना तत्व है, 118 तत्व अभी तक ज्ञात हो चुका है, और भी बहुत सारे हैं ना, तो 118 तत्व अभी तक ज्ञात हो चुका है। तो ये एक ऐसा तालिका है बच्चों जिसमें परमाणु संख्या के क्रम में, मतलब कि इसको जो सजाया गया है, ठीक है, व्यवस्थित किया गया है कि समान परमाणु वाले संरचना को ऊर्ध्वाधर स्तंभ में प्रदर्शित किया है। मतलब कि इस तरीके से खड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़ा, खड़ा इस तरीके से जो समान परमाणु संख्या वाले है उसके इस तरीके से उसको सजाया गया है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, तो ये जो समान परमाणु वाले हैं एक लाइन में सजाया गया है। ठीक है, समान परमाणु वाले एक लाइन में सजाया गया। इससे क्या होता है बच्चों कि आप लोग को जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें आप लोग को जो कौन धातु है, कौन उपधातु है, कौन समान परमाणु संख्या है, इसको हम लोग को पहचानने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, तो सिंपल से लिखना है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है, तो आपको लिखना है यह रासायनिक तत्व की एक तालिका है जो परमाणु संख्या के क्रम को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि समान परमाणु संरचना वाले को ऊर्ध्वाधर स्तंभ में प्रदर्शित होते हैं। बस इतना लिख देना है, आप लोग को यहाँ से मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पित्त का क्या कार्य है। तो पित्त का सबसे पहला कार्य है बच्चों कि भोजन को अम्लीय माध्यम को किस में बना देता है, क्षारीय में बना देता है। अमाशय से आए जो भोजन, ठीक है, वो किसको अम्लीय है ना, हम लोग का जो भोजन होता है वो किस में होता है, अम्लीय माध्यम में हो जाता है। ठीक है, और उसको क्या कर देता है, क्षारीय बनाता है। पित्त क्या करता है, उसको क्षारीय बना देता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम को। दूसरा पॉइंट में आपको देखना है, लिखना है लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट है बच्चों, इस दोनों पॉइंट को आप लोग लिख लो, याद कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण दे। ठीक है, तो इसको आंसर लिखना है, परितंत्र में हर एक जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहती है तथा आपस में एक श्रृंखला बनाती है। इसे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो आप लोग को पता है बच्चों, ठीक है, हमारा वातावरण में, हमारा परितंत्र में एक जीव है, ठीक है, अपने भोजन के लिए दूसरा जीव पर निर्भर होता है। जैसे हम मानव किस पर निर्भर है, पेड़ पौधे पर, जीव जंतु पर, इस पर निर्भर है। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घास जो है, ठीक है, हिरन जो है ये किस पर निर्भर है, घास पर निर्भर है। और बाघ जो निर्भर है किस पर है, हिरन पर। मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर है बच्चों। ठीक है, मतलब अपना भोजन के लिए। और ये जो श्रृंखला बनाता है बच्चों, इसी को हम लोग आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो देखो एक श्रृंखला ये हो गया, दूसरा श्रृंखला ये हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, घास को कौन खाता है, हिरन, हिरन को कौन खाता है, बाघ। ठीक है, इधर देख लो, एक घास को कौन खाता है, कीट, कीट को कौन खाता है, मेंढक, मेंढक को कौन खाता है, सांप, सांप को कौन खाता है, बाज। ठीक है, तो ये सब एक खाद्य श्रृंखला बन गया। ठीक है, मतलब कि परितंत्र में हर जीव एक दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं और ये आपस में एक श्रृंखला बनाती है जिसे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। क्या लिखा हुआ है,
कि निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन विधियों को लिखे। तो यहाँ पे आपको लिखना है हाइड्रा में कौन सा जनन होता है और राइजोपस में कौन जनन होता है। तो हाइड्रा में बच्चों आप लोग का अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, जैसे कि मुकुलन, इसका जो विधि है बच्चों मुकुलन, जैसे कि आप लोग का हाइड्रा जो होता है इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग का हाइड्रा होता है। ठीक है, आप देखे होंगे अपने बुक में इस तरीके से। और उसके बाद क्या होता है, एक इसमें बड तैयार होता है और यहाँ से एक और मुकुलन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से एक और मुकुलन इस तरीके से स्टार्ट होता है जिसको हम लोग बड कहते हैं। और ये धीरे धीरे बच्चों, ठीक है, जनन क्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसका जो ये जो पार्ट है ये अलग हो जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट है अलग हो जाता है और एक और जो है हाइड्रा का निर्माण हो जाता है, एक और मुकुलन का आप लोग का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मुकुलन विधि अलैंगिक जनन है। ठीक है, तो इसका पहला हो गया। राइजोपस भी है जो बच्चों, ये भी अलैंगिक जनन है। राइजोपस में क्या होता है, जैसे आपकी रोटियों में, ब्रेड में वो जो फूफन जो उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, वही आप लोग का राइजोपस है और वो उसमें भी जो होता है अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और बहुत ईजी है ना। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का क्या कारण है? इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? ठीक है, तो देखो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो देखो निकट दृष्टि दोष को क्या होता है, ठीक है, जो नाम है बच्चों बस वही आपका काम है। ठीक है, तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष बोला है, तो निकट दृष्टि दोष जो होता है निकट की वस्तुओं को साफ देख लेता है लेकिन दूर वाला वस्तु को नहीं दिखता है। जैसे कि आपको बहुत सारे बच्चे को आप देखे होंगे कि ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिख पाता है। ठीक है, तो उसको क्या है, निकट दृष्टि दोष है। वो पीछे बैठा है, उसको दिख ही नहीं रहा है कुछ। ठीक है, तो उसको क्या है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसको निकट वाला वस्तु देख लेता है लेकिन जब दूर वाला बात आता है तो वो नहीं देख पाता है, तो उसको हम लोग क्या बोले, निकट दृष्टि दोष है उसके साथ। ठीक है, अच्छा इसका क्या कारण है बच्चों? तो इसका पहला कारण है कि गोलक का वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाता है और नेत्र गोलक का क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो इसके दो कारण है और यही दोनों के कारण क्या होता है, उसके साथ निकट दृष्टि दोष होता है। अच्छा, अगर निकट दृष्टि दोष हो गया किसी को बच्चों, ठीक है, यदि उसको दूर वाला वस्तु साफ से नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका उपचार कैसे करेगा? तो उपचार आप लोग का यहाँ दिया हुआ है, इसको संशोधन कैसे करेगा? तो निकट दृष्टि दोष से का उपचार अवतल लेंस युक्त चश्मा का प्रयोग करके। ठीक है, तो जिसका दूर वाला वस्तु नहीं दिखता है बच्चों वो कैसा लेंस लगाता है, तो अवतल लेंस लगाता है ना। अवतल लेंस लगाता है बच्चों, इसका जो पावर होता है ना माइनस में होता है। ठीक है, जैसे कि -1.25, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से होता है। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है, अवतल लेंस का प्रयोग करता है। जब अवतल लेंस का प्रयोग करता है बच्चों तो उसको क्लियर विजिबल होने लगता है बोर्ड, ठीक है, या फिर दूर की वस्तु। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इतना लिख लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, 9 नंबर सवाल। आगे देखिए बच्चों, 9 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब का मतलब होता है वस्तु, है ना। कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब जो पूछ रहा है ना, प्रतिबिंब की क्या स्थिति, उसकी प्रकृति क्या है और उसका साइज ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, क्या क्या दिया हुआ उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बिंब जो है किस आकार का है, 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग वस्तु की ऊंचाई को 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है, तो हम लोग फोकस दूरी को -18 लिख देंगे। जब भी अवतल आएगा बच्चों तो आप लोग का यहाँ पे जो फोकस दूरी होता है और वस्तु की दूरी माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे फोकस दूरी हम लोग 18 लिख देंगे और वस्तु की दूरी को हम लोग जितना दिया हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 27, तो हम लोग -27 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे दर्पण का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब दर्पण का सूत्र लगाते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे।
तो हम लोग को निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है ना। तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी को निकालना है, यू दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। तो कैसे हम लोग इसको बैठाएंगे, भी निकालना है बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/v बराबर, और ये आपको 1/f जो अपने घर में था उसको लिख दो, और ये इधर से जब u वाला इधर में आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो -1/u हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको बैठाएंगे बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि भी एफ कितना दिया हुआ है ना, एफ कितना दिया हुआ है, तो एफ लिखेंगे 1/f कितना दिया हुआ है, तो -18, तो -18 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे फिर कितना दिया हुआ है, u के जगह में देख लो, तो माइनस लिखेंगे, और u के जगह में दिया हुआ है 27। ठीक है, तो लिखेंगे 1/-27। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 27 और 18 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो जब 27 और 18 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों, तो आप लोग का हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, तो 18 को अब कितना बार पढ़ेंगे, जो 54 आएगा। ठीक है, तो 18 को कितना बार पढ़ेंगे बच्चों, तो 18 तिया 54, 3 बार, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 हो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और 27 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 54 आएगा तो 2 बार, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो -1 बचा, -1/54। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/v बराबर ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे 1/-54 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, भी का भी है ना, भी को 1 से करेंगे भी, और 54 को 1 से गुना करेंगे तो -54। ठीक है, तो यहाँ प्रतिबिंब की जो दूरी है बच्चों वो हमारा आ गया, कितना आ गया, 54 सेंटीमीटर, है ना, कितना आ गया, 54 सेंटीमीटर हमारा प्रतिबिंब की दूरी आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक का। चलो, इसने आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यदि आप इसका PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसका जो पासवर्ड है बच्चों वो है 962196। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले, यहाँ पे कितना आ गया था, 54, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थात पर्दे को दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक है, इतना लिख देंगे हम लोग। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, आवर्धन निकालना है, क्योंकि आवर्धन से हम लोग क्या निकालते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालते हैं। तो आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है H' बराबर, इसका एक और फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, -v/u। ठीक है, अब हम लोग H' कितना दिया हुआ है, H' तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो H' लिख देंगे, चूंकि H' हम लोग प्रतिबिंब को देते हैं, है ना। और बिंब की ऊंचाई कितना दिया हुआ था, 7 सेंटीमीटर, आप लोग तो देखे थे कितना ऊंचा था, 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब यहाँ पे -v कितना दिया हुआ था बच्चों, तो जो भी दिया हुआ था वो दिया हुआ था, अभी निकाले थे हम लोग 54, है ना, तो -54 लिख देंगे। ठीक है, एक फार्मूला वाला और इसका वाला एक तो, और भी यू कितना दिया हुआ था बच्चों, तो यू हम लोग को का जो दिया हुआ था वो 27 दिया हुआ था, तो यहाँ -27 हो जाएगा चूंकि माइनस में था। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H' के जगह में H'/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, या फिर माइनस माइनस आप काट सकते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा, -54। ठीक है, तो यहाँ पे 27 दूनी 54 यानी कि -2 आ गया। ठीक है, -2/1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, H' बराबर 7 दूनी 14 यानी -14। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का प्रतिबिंब की जो है ऊंचाई भी निकल गया बच्चों। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना निकल गया, तो 14 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का ऊंचाई जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसका हम लोग, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु से दुगुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि था कितना 7, अब कितना हो गया बच्चों 14 हो गया। तो बताओ दुगुना हुआ या नहीं हुआ, है ना, तो दुगुना तथा वास्तविक तथा उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग को लिख देना है, तो यहाँ से आप लोग का 5 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत कैसे है,
ठीक है, समझाएं। तो संयोजन अभिक्रिया, आप लोग को आंसर लिखना है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि संयोजन जो अभिक्रिया है ना, वो दो अभिकारक ये साइड वाला को बोलते हैं और उत्पाद ये साइड वाला को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो दो अभिकारक मिलकर के कितना ठो उत्पाद का निर्माण कर रहा है, एक ही ठो उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसको हम लोग संयोजन कहते हैं। लेकिन वियोजन में क्या होता है बच्चों, ठीक है, वियोजन में होता है कि एकल अभिकारक है ना, कितना ठो, एक के ठो अभिकारक है, ठीक है, और ये उष्मा देकर इसको तोड़ करके छोटे छोटे उत्पाद में निर्माण हो जाते हैं, दो या दो से अधिक, तो उसको हम लोग वियोजन कहते हैं। तो हुआ नहीं उल्टा, इधर दो हो रहा था और एक का निर्माण होता है, यहाँ पे एक था अब दो का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोजन का उल्टा क्या हो रहा है, वियोजन, ठीक है। लिखना कैसे, एक बार फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से बच्चों याद रखना। संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। उदाहरण आप लोग को दे देना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवा रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मतलब दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ये पहला आपको उदाहरण हो गया। वियोजन में एक उदाहरण दे देना है बच्चों, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दिया जाता है, ठीक है, उष्मा दिया जाता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एकल अभिकारक मिल करके अलग अलग एकल अभिकारक को उष्मा दे करके है ना, उसको क्या किया गया, छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करवाया गया, तो उसको हम लोग वियोजन कहेंगे, ठीक है। तो इतना लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के क्या कमियां थी, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया, ठीक है। तो देखिए हम अभी यहाँ पे बताए थे बच्चों इससे पहले आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें से पूरा व्यवस्थित किया गया था, है ना, परमाणु संख्या के आधार पर। लेकिन मेंडलीव आवर्त सारणी में क्या कमी था जो कि आधुनिक आवर्त सारणी को लाया गया, ठीक है। तो लिखना है बच्चों इसका कि मेंडलीव आवर्त सारणी की निम्नलिखित कमियां थी, तो क्या क्या था, इसमें हाइड्रोजन का कोई स्थान नहीं दिया गया था बच्चों, ठीक है। जो मेंडलीव आवर्त सारणी था, पुराना आवर्त सारणी था, ठीक है, मेंडलीव आवर्त सारणी, उसमें हाइड्रोजन को कोई स्थान ही नहीं दिया था, ठीक है, उसका कोई जगह नहीं दिया गया था। दूसरा, इसमें समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया था, तो इसमें समस्थानिकों को भी कोई स्थान नहीं दिया गया था, ये भी कमी था। तीसरा, इसमें आक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं था, ठीक है, जो भी आक्रिय गैस हो जाता है आपका जैसे आर्गन हो गया, ये सब का कोई स्थान ही नहीं दिया गया था। तो ये सब कमी था कि नहीं बच्चों, तो कमी था, तो आ गया क्या, आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी से आने से क्या हो गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव के आवर्त सारणी की विविध कमियों को निम्न प्रकार से दूर कर दिया गया। कैसे दूर किया, तो देखो क्या किया, मेंडलीव आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दिया गया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान दिया गया, ठीक है। तो मेंडलीव आवर्त सारणी में उसमें क्या था, हाइड्रोजन का कोई घर ही नहीं दिया गया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी आया तो हाइड्रोजन को बोल दिया बाबू तुम वहीं रहो, एक घर उसको दे दिया गया, मतलब उसका निश्चित स्थान दे दिया गया। हो गया यहाँ पे पहला। दूसरा, अब हम लोग को क्या लिखना है कि मेंडलीव आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को भी स्थान दे दिया गया। मतलब वहाँ नहीं दिया था मेंडलीव में, लेकिन आधुनिक वाला जो मॉडर्न आया है ना, जो नए लेवल पे आया, उसमें क्या हुआ, समस्थानिकों को भी स्थान दे दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इतना लिख देंगे तो आप लोग का फुल मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने का क्या कारण है, ठीक है। तो कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने का क्या कारण है, तो कार्बन यौगिकों को विशाल संख्या होने के निम्नलिखित दो कारण है। पहला, कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन गुण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, श्रृंखलन गुण होता है। इसमें आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, जिसमें एल्काइन, एल्कीन, है ना, इस तरीके से कितना सारा श्रृंखलन गुण बनता है ना, CH इस तरीके से आप लोग तो पूरा देखें कि नहीं, है ना। तो ये इसमें बहुत सारा गुण होता है, ठीक है, कार्बन यौगिक का, इसलिए ये हम लोग का ज़्यादातर दिखाई पड़ता है। दूसरा है कार्बन की चतुसंयोजकता का गुण होना। इसमें क्या होता है, चतुसंयोजकता का गुण होता है ना, कार्बन के चतुसंयोजकता, ठीक है। इसमें 4 संयोजकता होता है बच्चों, चारों साइड आप लोग को पता होगा, ठीक है। 4 चैप्टर आप पढ़े होंगे,
ठीक है। तो वही चैप्टर से तो आप लोग का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो क्यों होता है, तो दो कारण को आप लोग लिख देना है। पहला कारण को याद कैसे करेंगे, देखो लिखना है कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन गुण का होना, दूसरा कार्बन में की चतुसंयोजकता का गुण होना, बस हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। तो दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं समझाइए, ठीक है। तो दोहरा परिसंचरण लिख के आपको डैश देना है, लिखना है मनुष्य में रक्त को एक चक्कर पूरा करने में के लिए हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे मनुष्य में दोहरा परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड है बच्चों आप लोग का, उसको जो हृदय से, ठीक है, हार्ट से उसको 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। जो ब्लड है आपका उससे जो है 2 बार गुजरना पड़ता है वहां पर, ठीक है। तो उसको हम लोग दोहरा परिसंचरण कहते हैं। सिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है, मतलब कि जितना बेकार रक्त है, ठीक है, मतलब शुद्ध नहीं है, अशुद्ध रक्त है, वो सिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भाग से, मतलब शरीर का जितना भाग है, जितना पार्ट है, वहां से लाता है। कहाँ लाता है, हृदय में लाता है। हृदय उसे शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस में भेज देता है। बताओ कि हृदय क्या करता है, इसको शुद्ध होने के लिए बोले जाओ तुम शुद्ध हो गए, नहा धोआ के आओ, है ना। तो इसको कहाँ भेज देता है, फुफ्फुस में भेज देता है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है। मतलब कि अशुद्ध रक्त क्या होता है बच्चों कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जो हृदय है वो फुफ्फुस में भेज दिया, बोला जाओ तुम पहले वहाँ से नहा धोआ के आओ, कार्बन डाइऑक्साइड को भगा के आओ, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। और उसके बाद क्या हो जाता है बच्चों, क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है उसमें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन आ जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है, जिसे शरीर के अंगों तक पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। अब क्या हुआ कि जो ब्लड था अब फिर कहाँ पहुंच गया, हृदय में पहुंच गया। देखो एक बार आया था, कहाँ आया था, खराब रक्त लेकर आया था। अब क्या आ रहा है, अब उसको जब बोला खराब आया तो उसको भेज दिया कहाँ पे, फुफ्फुस में भेज दिया। और जब फुफ्फुस में भेज दिया तो फिर फुफ्फुस से आया एकदम शुद्ध रक्त लेके हृदय में, बोला अब हम नहा धोआ के आ गए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे 2 बार होकर गुजरा कि नहीं गुजरा, 2 बार होकर गुजरा। तो ये इसी को हम लोग मनुष्य में दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो लिखना कैसे, एक बार देखो, मनुष्य में रक्त को एक बार होकर चक्कर पूरा करने में के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे मनुष्य में दोहरा परिसंचरण कहते हैं। उसके बाद आपको इसको लिख देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है 14 नंबर सवाल, ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में अगर हम सूरज से जो लेते हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा के रूप में हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है, सूर्य से प्राप्त की जाती है सौर ऊर्जा को, बिल्कुल। वैसे तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पेड़ पौधे, जीव जंतु और जलवायु द्वारा किया विभिन्न स्तर पर किया ही जाता है, ठीक है। तो सूरज से तो हम लोग बहुत चीज़ फायदा लेते हैं, लाइट से, प्रकाश से लेते हैं, प्रकाश लेते हैं। पेड़ पौधा भी उसका क्या करता है, भोजन बनाने में प्रकाश संश्लेषण करता है। जीव जंतु भी उसको लेता है, जलवायु, सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग का सूरज से लेता है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी बच्चों, लेकिन आजकल सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के भी प्रचलन बढ़ गया है। अब सूरज से क्या किया गया, विद्युत को भी, ठीक है, उत्पन्न किया जा रहा है, करंट को भी उत्पन्न किया जा रहा है। कैसे, सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देखे होंगे बच्चों, सरकारी दफ्तरों वगैरह में बड़ा बड़ा सोलर प्लेट लगा होता है, देखे होंगे। आपके घर में भी अगर होगा, किसी किसी का घर में भी होता है सोलर प्लेट, जिससे बैटरी चार्ज किया जाता है और बैटरी चार्ज करने के बाद उसको रात में जलाया जाता है ना। तो यही सब का भी जो ऊर्जा का स्रोत के रूप में हम लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, सोलर पैनल का प्रयोग करके, ठीक है। तो इतना लिख देना है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्या लिखा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एकदम याद कर लेना, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो 3 कारकों पर निर्भर करती है, किस किस पर, तो तार की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और तीसरा बच्चों चालक के प्रकृति पर, ठीक है। तो तार की लंबाई में क्या लिखना है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, उसका लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। दूसरा में आपको क्या लिखना है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा होता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट में लिख देना है। तीसरा में क्या लिखना है, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो किस
अब प्रकृति का है, क्या वो धातु है या फिर सोना है या चांदी है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि सबसे तेज जो करंट पास होता है किस में होता है, चांदी में होता है, लेकिन वो महंगा धातु होने के कारण उसका प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये आप 3 पॉइंट को लिख देंगे बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, इसका बी नंबर भी सवाल पूछा गया है, बहुत ही ईजी सवाल है। इस तरीके से का सवाल बच्चों आप लोग का 100% एक ठो आप लोग का रहने वाला है एग्जाम में। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग बनाने सीखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम की 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करोगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम होगा और 1 ओम होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको सिंपल से कैसे लिखना है देखना। ठीक है, लिखना है सबसे पहले 11 ओम को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए R1 R2 तथा कॉमा देते हुए, है ना, तथा R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। किस में करेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, में संयोजित करेंगे, संयोजित करेंगे। ठीक है, तो इसको श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे, R1 को भी करेंगे और R2 को और R3 को, तीनों को करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है बड़ा सा R, जिसमें लिखना है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे जो है दिया हुआ बच्चों, ठीक है, ये R1 दिया हुआ, ये R2 और ये R3, तो सबको जोड़ दो यहाँ पे। तो 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम। ठीक है, सबको जोड़ो तो 2 3 5 और 6 11 ओम प्राप्त हो गया। ठीक है, तो सिंपल से कैसे लिखना था आपको, 11 ओम प्राप्त करने के लिए R1 को, R2 को और R3 को किस में रखेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को प्राप्त हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, पहला आंसर हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे अब इसको हम लोग दूसरा बनाएंगे। ठीक है, अब पहले चेक कर लेना है। ठीक है, हमने जोड़ कर देख लिया था कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने पे आ रहा है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग इसका दूसरा बनाएंगे। दूसरा 1 ओम प्राप्त करना है ना, तो लिखेंगे 1 ओम प्राप्त करने के लिए R1 R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। किस में करेंगे बच्चों, पार्श्व क्रम में, क्रम में संयोजित करेंगे, संयोजित करेंगे। ठीक है, तो अब पार्श्व क्रम का एक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो पार्श्व क्रम का जो फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, है ना, प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R1, R1 कितना है बच्चों, तो R1 आप लोग का 2 दिया हुआ है तो 2 लिख दो, प्लस R2 कितना है तो 3 दिया हुआ है 3 लिख दो, प्लस R3 कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब सब का क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 3 6 ही हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 को कितना पढ़ेंगे बच्चों, जो कि 6 आएगा, 2 को 3 बार, तो 3 से 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 2 को 3 को कितना पढ़ेंगे 2 बार, और 2 को 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 6 को कितना पढ़ेंगे, जो 6 आएगा 1 बार, 1 को 1 से करेंगे 1। ठीक है, अब सबको जोड़ दो बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, 6/6 हो गया। ठीक है, तो 1/R बराबर क्या हो गया 6/6, यहाँ था ना 1/R, तो 1/R बराबर 6/6। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर इसके बाद बताते हैं। ठीक है, चलो तो कितना आ गया था हमारे पास 1/R बराबर 6/6। ठीक है, अब इसको जब काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, इसको आगे भी बनाना चाहते हैं तो इसके नीचे 1 दे दो, R बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि एक प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त करने के लिए हम लोग को इस सभी को क्या किस में करना पड़ गया, पार्श्व क्रम में। ठीक है, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित किए थे 11 ओम प्राप्त करने के लिए, और 1 ओम को प्राप्त करने के लिए सभी को पार्श्व क्रम में संयोजित किए थे। ठीक है,
चलो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, डायनमो क्या है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो डायनमो क्या है बच्चों, इसमें और इसकी क्या बनावट है और इसकी कार्य का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर लिखना है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जनित्र डायनमो जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक विद्युतीय क्या है, उपकरण है, ये उपकरण है, एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करती है बच्चों, विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। ठीक है, ये किस चीज में चेंज करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, यानी कि इसको गोल गोल यहाँ से घुमाया जाता है तो इधर से ये क्या होता है, करंट निकलता है। ठीक है, एक मिनट, इधर से घुमाया जाता है ना, इधर से जब ये गोल गोल घूमता है तो यहाँ से फिर क्या होता है बच्चों, ये करंट प्राप्त होता है। ठीक है, चलो तो ये आपका पहला में आपको ये लिख लेना है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनमो का एक विद्युत उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। अब आगे इसके बाद इसका चित्र को बना देना है बच्चों, देखो चित्र ऐसे बना देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चित्र में आप लोग को एक डायनमो बना देना है इस तरीके से। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। उसके बाद यहाँ से आप लोग को करंट पास करवाना है, जो यहाँ पे आप बॉल दिख रहा है या कुंजी दिख रहा है, जो स्विच दिख रहा है, इस तरीके से आप लोग को बना लेना है। उसके बाद इसके बारे में लिखना है कि यह सिद्धांत किस पर कार्य करता है, तो ये चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों। ठीक है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आप देखे होंगे डायनमो में, ठीक है, डायनमो में आप ये साइड जो होता है चुंबक लगा होता है। ठीक है, वो नहीं देखे होंगे बच्चों तो आप मोटर देख लो एक तो। ठीक है, जो आप घर में चलाते होंगे, ठीक है, बैटरी वगैरह से मोटर जो चलाते हैं, जो बच्चे में बहुत लोग खेलता है, ठीक है, जो मशीन वगैरह में कुछ निकलता है तो उसके साइड साइड में चुंबक होता है, पता है ना। ठीक है, जो इससे खेला होगा उनको अच्छा से पता होगा, चुंबक लगा होता है। तो वो ये जो डायनमो भी है बच्चों, ये भी विद्युत चुंबकीय का प्रेरण का सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका बनावट कैसा है, तो बनावट बच्चों, ठीक है, समझाते हैं। क्या लिखा हुआ है, इसमें एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है। देखिए ये ABCD एक दिख रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है जिसे अस्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है। ठीक है, चुंबक के बीच इसको रखा जाता है। इससे इस कुंडली के दो सिरे, दो वलय तथा R2 से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे R2 से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे R2 और R1 से जुड़ा हुआ है। दो ब्रूसों B1 और B2, दो ब्रूस जो लगा हुआ है यहाँ पे B1 और B2, ठीक है, को वलयों R1 तथा R2 से दबाकर रखा जाता है। R2 और R2 से इसको क्या किया जाता है, दबाकर रखा जाता है। तो इसकी बनावट इस तरीके से आप लोग को लिख देना है। इसके बाद क्रियाविधि आप लोग को लिखना है। तो क्रियाविधि में क्या लिखना है, जब आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है, जब इसको बहुत तेज से घुमाया जाएगा बच्चों, ठीक है, इसको बहुत तेजी से जब घुमाया जाएगा, बहुत तेजी से, ठीक है, आप इसके लिए इंजन का प्रयोग होता है। ठीक है, आप जनरेटर देखे होंगे, ठीक है, सिंपल से बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, जनरेटर देखे होंगे, तो जनरेटर का जो एक साइड क्या होता है, इंजन होता है, और एक साइड क्या होता है, इस तरीके से डायनमो लगा होता है। ठीक है, इसी को क्या करता है, इधर से जब बहुत तेजी से इंजन घुमाता है तो इधर से क्या होता है, करंट निकलता है। वही है बच्चों, वही, उसी को डायनमो कहते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे लिखना क्रियाविधि में, जब आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है, जब इंजन से उसको घुमाया जाता है बहुत जोर से, ठीक है, तो कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता, फलता विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार कुंडली से प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। जब आपका वहाँ से चुंबक से क्रॉस होता है, गोल गोल घूमता है, तो वहाँ से आप लोग का विद्युत धारा उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहीं से करंट उत्पन्न हो जाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं बच्चों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसका या तो फिर PDF आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, PDF का तो हमने पासवर्ड ही बता दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद संतुलित करना, एक क्वेश्चन तो संतुलित करने वाला रहेगा ही बच्चों। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, N2 + H2 और NH3। ठीक है, तो इसको संतुलित कैसे करना है कि ये साइड जितना अभिकारक के साइड है उतना उत्पाद के साइड होना ही चाहिए। ठीक है, तभी संतुलित कर पाएंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, N2 नाइट्रोजन, यहाँ पे N2 कितना है, 1 ठो है, प्लस हाइड्रोजन इधर कितना है बच्चों, 2 ठो है। यहाँ पे N कितना है, देखो, उसके बाद N यहाँ पे कितना है, 1 ही ठो है ना, तो 2 ठो कर दो ना, इसके आगे 2 लगा दो। ठीक है, इसके आगे 2 लगा दो बच्चों। ठीक है, एक बार फिर से बनाते हैं हम लोग, N2, ठीक है, N2 + H2 और यहाँ पे एरो का निशान देना है N कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, और H3 है। ठीक है, लेकिन H कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 3 दूनी 6 गुना हो जाता है इसमें। ठीक है, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला गुना हो जाता है, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना है बच्चों, 2 ही है, तो यहाँ पे हम 3 लगा दे। चलो यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं।
ठीक है। तो आपका कहाँ कहाँ लगेगा एक बार देख लो। तो यहाँ पे आपको 3 लगा देना है और यहाँ पे आपको 2 लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा बनाते हैं इसका। फेरस यहाँ पे कितना बच्चों 1 है, यहाँ फेरस कितना है 3 है, तो इसके आगे 3 लगा दे फेरस के आगे, बिल्कुल ठीक है, 3 लगा दो फेरस के आगे। ठीक है, फेरस के आगे 3 लगा दो, 3। उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितना है 2 है यहाँ पे बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ तक है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, यहाँ 1 ही ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, 4 लगा देते हैं ऑक्सीजन में। ठीक है, ऑक्सीजन में यहाँ कितना लगा देते हैं, यहाँ इसका आगे पूरा 4 लगा देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन अब तो 8 हो गया, चूंकि 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पे भी 4 लगा दो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ लगेगा एक बार देख लो। फेरस के आगे 3 लगा देना है, H2O के आगे 4 लगा देना है, Fe3O के आगे कुछ नहीं लगाना है और H2 के आगे 4 लगा देना है। अब देखो सब जितना भी था इसका बराबर हो गया, दोनों की साइड परमाणु संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बनाते हैं हम लोग सी नंबर में। तो सी नंबर में आप देखिए क्या लिखा हुआ, NaCl एक ठो है, Na भी एक है, Cl भी एक ठो है, Ag भी एक ठो है, NO3 भी एक ठो है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से मिलाओ, NaCl एक ठो है, Na एक ठो है ना, Cl एक ठो है तो Cl भी एक ठो है यहाँ पे। Ag कितना है, ठीक है, Ag एक ठो है, यहाँ पे भी Ag एक ठो है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, तो ये भी कितना है, नाइट्रेट आपका 3 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 है। तो ये सही हो गया, मतलब कि दोनों साइड इक्वल है, इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों। ठीक है, पहले से संतुलित है। डी नंबर देखना, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो सबसे पहले 2 लगा दो यहाँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन कितना है 2 हो गया, चूंकि इसके आगे लग गया 2 तो 2 हो गया। यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो गया। सिर्फ कहाँ लगाना था बच्चों, सिर्फ यहाँ 2 लगा देना था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ई नंबर सवाल क्या लिखा हुआ, मैग्नीशियम, और कितना है मैग्नीशियम, यहाँ पे 1 है, ये साइड मैग्नीशियम 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 है बच्चों, तो यहाँ पे हम 2 लगा दें, चलो 2 लगा देते हैं यहाँ पे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया। ठीक है, क्लोरीन कितना है 2 हो गया, चूंकि यहाँ आगे लगा दिए थे। क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, मैग्नीशियम 1। ठीक है, तो इतना ही लगाना था, तो ये हो जाएगा। इसमें सिर्फ का सिर्फ कहाँ लगाना है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पहले लगा देना है, HCl के पहले 2 लगा देना है, बस हो गया यहाँ तक के संतुलित। ठीक है, चलो आगे बनाते बच्चों। इसके बाद 18 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, तो देखो ये जो है आपका पाचन तंत्र का चित्र बना हुआ है, इस तरीके से आप लोग को बनाना है। यहाँ जीवा डाल देना है, मुंह गुहा डाल देना है, ग्रासिका गर्दन वाला डाल देना है। ठीक है, ये आमाशय हो गया, आमाशय लिख देना है, क्षुद्रांत्र लिख देना है, छोटी आंत बड़ी आंत यहाँ पे सब लिख देना है। ठीक है, तो कुछ कुछ, ठीक है, सारा पॉइंट को नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप चित्र बनाना सही से आ रहा है, उसमें से आप अगर इसमें से कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5, देखो कौन कौन लिख देना, जीवा लिख देना, मुंह गुहा लिख देना, ग्रासिका लिख देना, आमाशय लिख देना, क्षुद्रांत लिख देना, और उसके बाद गुदा द्वार लिख देना। ठीक है, अग्नाशय एक ठो लिख देना, यकृत लिख देना है। बस इतना लिख देंगे बच्चों, तो यहाँ से आप लोग का फुल मार्क्स मिल ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे जितना जैसे जैसे वैसे वैसे बना देना है, एक अनुमानित आप इसको देखो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आराम से बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आदमी तो बनाना आता होगा, उसके बाद बस यहाँ से पैप लगा देना है और यहाँ पे थोड़ा छोटी आंत में इधर उधर घुमा देना है। ठीक है, तो एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो पाचन तंत्र चित्र आप लोग बढ़िया से सीख लो बच्चों। ठीक है, यदि आ गया तो आप लोग को छाप देना है डायरेक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वैसे तो आप लोग को PDF भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, चलो अब एक बार देखते हैं इसको। मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण समझाइए। ठीक है, तो मानव में जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है कि लड़का होगा लड़की होगी, इसका लिंग जो निर्धारण होता है कैसे होता है, तो लिखना है महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो महिला में जो होता है, ठीक है, उसमें कैसा गुणसूत्र होता है बच्चों, उसमें X और X मतलब कि एक ही गुण होता है। लेकिन लड़कों में पुरुषों में कैसा गुणसूत्र होता है बच्चों, उसमें 2 गुण होता है, X भी होता है और Y भी होता है। ठीक है, जब दोनों के बीच निषेचन होता है बच्चों, ठीक है, पुरुष के 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो पुरुष के जो शुक्राणु हैं वो बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरी प्रकार के शुक्राणु में क्या होता है, Y। यानी कि जो पुरुष में होता है बच्चों X भी होता है और Y भी होता है, लेकिन महिलाओं में जो होता है X और X होता है, दोनों होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होता है महिलाओं में, दोनों में लिंग निर्धारण कैसे होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो देखो ध्यान से समझना कि महिलाओं
कि एक प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिसे एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है एक्स एक्स युग्मनज लड़की में विकसित होता है। ठीक है, जब देखो महिला की साइड से एक्स आया, ठीक है, और पुरुष के साइड से भी एक्स जब आया, ठीक है, जब दोनों का मिलन हुआ बच्चों तो यहाँ पे लड़की का होगा। ठीक है, क्या होगा, लड़की का जन्म होगा। ठीक है, और इसके बाद देखो जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु, ठीक है, जब पुरुषों में वाई गुणसूत्र आएगा, ठीक है, और महिलाओं में जब एक्स होगा, महिलाओं में तो ऑलरेडी एक्स ही होता है बार बार। ठीक है, तो दोनों जब होगा, ठीक है, दोनों का मिलन होगा तो यहाँ पे किस चीज़ का जन्म होगा बच्चों, तो लड़का का जन्म होगा। ठीक है, तो बस इतना, ये 3-4 पॉइंट है, इसको लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को 2 पॉइंट को तो ऐसे लिख सकते हैं कि महिलाओं में 2 गुणसूत्र होता है, 2 लिंग गुणसूत्र होता है, एक्स एक्स, पुरुषों में 1 गुणसूत्र होता है, नहीं, महिलाओं में एक्स एक्स हो गया। ठीक है, 1 गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, और पुरुषों में 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई, जब दोनों का निषेचन होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस पॉइंट को अच्छा से पढ़ लो। ठीक है, और लिख देना। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों आप लोग का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट किए। ठीक है, इसी तरीके से आप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है इसी चैनल पे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए थोड़ा। ठीक है, शेयर कीजिए, और अगले वीडियो आप लोग को बहुत